तो इतना मैंने करवाया था, करके देख लीजिए एक दो बार प्रैक्टिस। किसने करके देख लिया? करना बोला आप करा हो गया था बिल्कुल। इस नाम से एप्लीकेशन है। पता नहीं क्या क्या लेआउट, सही है मेरे ख्याल से ना? सब कुछ सर पहले तो सेव ही नहीं हो रहा था। तो हमने यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में कुछ रिवीजन भी हो रही है, कुछ नया भी डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया था? एम्प्लॉय मॉडल बनाया था, थीम कैसे चेंज करते हैं वो बता दिया था, और इस बार हम व्यू का कोड भी खुद लिख रहे हैं। ठीक, अब देखो एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक करो। ठीक, अब यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय, यहीं पे थे हम लोग। अब आप ये देखो खाली है तो भी डाटा सेव हो रहा है। हम यहाँ वैलिडेशन लगाना चाहते हैं कि नेम, एड्रेस, सैलरी और ईमेल को खाली नहीं छोड़ सकते। दूसरी वैलिडेशन लगाना चाहते हैं जो ईमेल है उसका फॉर्मेट वैलिड होना चाहिए। ठीक, तो अब आप लोगों ने वैलिडेशन कहां लगानी है? तो ये वैलिडेशन हम लगाएंगे मॉडल पे। ठीक, मॉडल पे लगाने का फायदा यह है कि पूरे प्रोजेक्ट में जहां जहां ये मॉडल यूज होगा वहां आप काम करेंगे। कैसे? ध्यान से देखोगे, जैसे नेम है, नेम जो है इसके ऊपर किसको कंपल्सरी है खाली नहीं छोड़ सकते, तो यहां पे आपने लिखना है रिक्वायर्ड। ठीक, अब ये जो रिक्वायर्ड है तो यहां पे ये देखो सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। ठीक, ये इसका नेम स्पेस ऐड हो गया। तो कोई पूछ ले वैलिडेशन के लिए कौन सा नेम स्पेस होता है? ये सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। ठीक, तो ये आपने रिक्वायर्ड लगा दिया, जिसके ऊपर लिखोगे उस पर अप्लाई हो जाएगा। आप चाहते हो एड्रेस को भी खाली नहीं छोड़ सकते तो यहां भी लगा दो रिक्वायर्ड। ठीक, सैलरी, सैलरी तो नल हो ही नहीं सकती, क्योंकि याद करो, चलो इसको छोड़ो, जो आपकी माइग्रेशन बनाई थी इनिट लोड बनती है अपने आप। जब मॉडल बनाते हैं तो यहां चेक करो क्या आया है, नल लेवल फॉल्स, तो आईडी में तो नल आ ही नहीं सकता, और सैलरी भी क्या है? नल लेवल फॉल्स, इसलिए इसके ऊपर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सैलरी जो है इंटीजर है और इंटीजर में नल नहीं, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। समझ के बिल्कुल, तो ये लगी ही नहीं है। इन दो पे तो लगा हुआ, मैंने इन 3 पे लगाना है, तो मैंने क्या किया, यहां पे एड्रेस पे भी लगा दिया और ये ईमेल। तो इस तरह से ये देखो ये रिक्वायर्ड लगा। ले रहे जी, जब आपने रिक्वायर्ड लिख दिए तो इनको खाली नहीं, कंपल्सरी कॉलम होते हैं खाली नहीं छोड़ सकते, ये बिल्कुल वही कहानी। एक, लेकिन जब आपने रिक्वायर्ड लगाया तो इसका नल लेवल फॉल्स, तो उसके लिए आपको माइग्रेशन चलानी पड़ेगी। क्या चलानी पड़ेगी? हर केस में नहीं चलानी पड़ेगी, याद रखना, जो माइग्रेशन है हर केस में आपको चलाने की जरूरत नहीं। ठीक, जैसे अभी आप लोग रिक्वायर्ड है, इसका इंपैक्ट डाटाबेस पे पड़ेगा। देखो टूल्स पे गए, नगट और वही पैकेज मैनेजर कंसोल। ठीक, पैकेज मैनेजर कंसोल, और यहां पे क्या लिखना है? बड़े ढंग से
एड हाइपन माइग्रेशन, ठीक। और यहां पे एड रिक्वायर्ड टू किस किस पे किया, नेम, एड्रेस और ईमेल, थोड़ा मीनिंगफुल नेम दे दिया और एंटर प्रेस। एक और यहां पे ये देखो, ये फाइल बन गई, कहां बनी होगी, माइग्रेशन फोल्डर। और ये देखो क्या लिखा हुआ, ऑल्टर कॉलम, मतलब क्या है, कॉलम तो पहले से बना ही था, ऑल्टर हुआ, मॉडिफाई हुआ, क्या किया, एम्प्लॉय के अंदर नहीं, और यहां आ गया नलेबल फॉल्स, एड्रेस यहां आ गया नलेबल फॉल्स, ईमेल यहां आ गया नलेबल फॉल्स। लेकिन आप नीचे देखो डाउन में क्या है, ये रिमूव हो जाएगा। पहले ये थे ना, नलेबल फॉल्स नहीं था, यहां पे क्या आपका नलेबल फॉल्स, बस ये फर्क है। पहले ये थे तीनों कॉलम, फिर नल अलाउ था पहले, कहने का मतलब ये है। अब यहां क्या किया, नलेबल फॉल्स, तो अब तीनों में नल नहीं आ सकता, आप इनको खाली नहीं छोड़ सकते। अब उसके बाद क्या करते हो, एड माइग्रेशन, फिर क्या लिखते हैं बोलो, अपडेट आइकन डेटा बेस, और ये क्या अपडेट करेगा कि नहीं, ये तो किया ही। अब कई चीजें बुक में नहीं लिखी हो, वो काम करके आएंगी। ये क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी उस टेबल में हम नल डाल चुके थे, देखा नहीं, नेम, एड्रेस, ईमेल में नल डाला हुआ, क्यों डाला हुआ, रन करके चेक नहीं किया था हमने। तो अब आपने क्या करना है, क्लिक ऑन व्यू, चेक करो, सर्वर एक्सप्लोरर में गए और वही डेटाबेस, टेबल, प्रैक्टिस किया करो। अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी तो असली पढ़ाई तो शुरू होनी है। जितनी प्रैक्टिस अच्छी करोगे तभी आप ढंग से प्रोजेक्ट पे काम कर पाओगे। ये सब कुछ आपको जो सिखा रहे हैं ये प्रोजेक्ट के, पर प्रैक्टिस आपकी रेगुलर चाहिए। देखो एम्प्लॉइज पे राइट क्लिक करो और शो टेबल डेटा, आप चेक करो यहां पे, और ये देखोगे, ये देखो ऑलरेडी अमित कुमार में नल आ रहा ना, देखो ऑलरेडी आपका एड्रेस में, और हमने बोला जी इनमें नल नहीं आना चाहिए, तो इस वजह से वो नहीं। आप क्या करो, इन दोनों रिकॉर्ड को क्या कर दो, डिलीट, राइट क्लिक सेलेक्ट करके डिलीट, यस, इसको भी राइट क्लिक करके डिलीट, यस। खुद ही सोचो ना, वहां पहले से नल है और फिर कह रहे नल न लगाओ, पहले नल वाले को तो हटाओ ना, ठीक। अब आप वहां पे जाओ और यहां पे अपडेट डेटाबेस, अब ये अपडेट होना चाहिए, हो गया जी, ठीक। अब ये अपडेट हो गया, तो इस तरह से ये था आपका, ये आपने रिक्वायर लगा दी, ठीक है जी। आप एम्प्लॉय मॉडल पे जाओ, यहां पे थे रिक्वायर, लग गया, आप इनको खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक। मैं चाहता हूं जो ईमेल है इसके ऊपर ये वैलिडेशन लगा दी, एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस,
ये बनी, ये देखो ईमेल एड्रेस। अब इसके लिए माइग्रेशन चलाने की जरूरत नहीं, इसका तो डाटाबेस पे तो कोई इंपैक्ट नहीं है, इसका तो डाटाबेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसमें रिक्वायर का था, फिर नल चाहिए, नल नहीं चाहिए। तो ईमेल एड्रेस वाली वैलिडेशन क्या काम करेगी? ये नहीं चेक करेगी कि ईमेल बना हुआ कि नहीं, ये सिर्फ इतना चेक करेगी कि ईमेल एड्रेस का जो फॉर्मेट है वो वैलिड है कि नहीं। जैसे @ लगा है नहीं, डॉट लगा हुआ जैसे हम लिखते हैं abc@gmail.com, तो ईमेल का फॉर्मेट वैलिड होना चाहिए। ईमेल बना है नहीं बना उसके लिए अलग काम जाम होता, वो बात की बात, ठीक। तो ये आपका ईमेल का आपने बताया, ठीक। अब जैसे ये सैलरी है, अगर इसके ऊपर आप ये लिख लो रेंज, ठीक, आपने बता दी मिनिमम सैलरी जो है 15,000 और मैक्सिमम आपने बता दी मान लो 50,000, ये रेंज। ठीक, ये रेंज जैसे आप चाहते हो, जैसे एज का कॉलम है, एज बिटवीन दिस एंड दिस, रेंज, ठीक। तो ये आपका रेंज वैलिडेटर उसके लिए हो गया, मिनिमम वैल्यू, और यानी अब सैलरी 15,000 से नीचे नहीं हो सकती और 50,000 से ज्यादा नहीं, क्योंकि एक जीरो ज्यादा लग जाए तो क्या बन जाता, कम लग जाए तो क्या बन जाता, पता ही है, ठीक। अब ये वैलिडेशन हम लोग लगाए, इनके लिए माइग्रेशन की जरूरत नहीं, माइग्रेशन की वैसे रिक्वायर नहीं जरूरत हो, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, तो मैंने कल समझाया था मैक्सी वैलिडेशन एक क्लाइंट साइड वाली, खुद ही सोचो, टैक्स वो खाली है, जब टैक्स वो भरा होगा तो ही सर्वर पे जाए, सैलरी 15 से 50 के बीच में होगी तो ही सर्वर पे जाए, ईमेल का फॉर्मेट वैलिड होगा तो ही सर्वर पे जाए। यानी हम लोग ये सारा कुछ कहां चेक करेंगे, क्लाइंट, ठीक है जी। अब उसके लिए क्या कामजाम होगा, तो पहली बात समझो, जो हमने कंट्रोलर बनाया हुआ एम्प्लॉय, याद है, यहां पे हमने ये क्रिएट का बनाया था व्यू, आपने नोटिस किया होगा, क्रिएट पे गए, हम यहां वैलिडेशन समरी लगा चुके हैं, हम यहां वैलिडेशन मैसेज फॉर लगा चुके हैं। तो इनका काम वैलिडेशन लगाना नहीं है, वैलिडेशन के मैसेज डिस्प्ले करना है, ठीक। तो मैसेज डिस्प्ले के लिए तो सारा काम जाम हमने यहां पे कर दिया था। ये मैसेज उस स्पेसिफिक कॉलम का होगा, ये समरी पूरे सारे कॉलम्स के लिए काम करें, दिखाऊंगा, ठीक। अब आप लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये वैलिडेशन क्लाइंट साइड पे चलनी चाहिए, उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट की कहानी यूज होगी, कुछ नहीं करना, बनी हुई जावास्क्रिप्ट। एक आप यहां नोटिस करो, पहले ये स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर है, और यहां अगर आप नजर मारें, ठीक, यहां पे जहां जहां ये वैलिडेशन लिखा आ रहा फाइल के नेम में, ये सारी वही तो है, ठीक। तो इसके एक्सेस करने के लिए एक बंडल बना हुआ, देखना चाहते हो, ऐप स्टार्ट में गए, ये पढ़ रहे थे कल भी, bundle.config, और यहां पे नजर मारो, हमने कल यूज किया था बूटस्ट्रैप वाला, आज हम बंडल यूज करेंगे वैलिडेशन वाला, ये jQuery नाम से पता चल रहा है। और इस बंडल में क्या है, स्क्रिप्ट फोल्डर, उसके अंदर jQuery.validate स्टार, इसका मतलब हो गया
स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल जिसका नाम का स्टार्टिंग है jQuery.validate, उसके आगे जो मर्जी। अब यहां पे देखो स्क्रिप्ट फोल्डर में नजर मारो एक बार, ठीक, और यहां पे jQuery validate 1 2 3 4 5 फाइलें हैं। कितनी फाइलें हैं? 5। ठीक, अभी 5 फाइल का ये पूरा बंडल बनाओ। ये वैलिडेशन वाली है। अब जिनको बंडलिंग नहीं पता उनको तो 5 फाइलें यूज करनी पड़ेंगी, 5 के 5 लिखने पड़ेंगे, लेकिन इन्होंने इन 5 के लिए क्या बनाया हुआ? एक बंडल। हमने सिर्फ ये वाला बंडल यूज कर। ठीक, अब इस बंडल को कैसे एक्सेस करेंगे? तो कहां पे एक्सेस करना है? क्रिएट, यहां। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको लेआउट को समझाना चाहूंगा। कौन सा? यूज, शेयर और लेआउट। और यहां पे ये देखो और बंडल ऐड है यहां, जिसके आगे लिखा हो ना scripts.render, ये JS वाला होता है। जिसके आगे लिखा हो स्टाइल, वो CSS वाला। ठीक है, अब ये 2 बंडल ये ऐड है ऊपर और 2 ये, लेकिन यहां वैलिडेशन वाला नहीं है। नोटिस किया आपने? ये 4 बंडल है, 2 ऊपर 2 नीचे, क्योंकि वैलिडेशन जो है हर पेज पे नहीं चाहिए। जैसे मुझे इंडेक्स वाले पे जरूरत नहीं पड़ी, मुझे जरूरत पड़ी सिर्फ क्रिएट में। तो जिस पे मुझे जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे उस बंडल को यूज करूं। ठीक, जिस पे मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उसको यूज। ठीक, अब आपने क्या करना है? जो वैलिडेशन वाला बंडल है वो इस पे नहीं है। यहां 4 बंडल ऐड है, देख लो, ये चारों वो हैं, देख लो। एक ये वाला ऐड है, ये मॉडर्नाइजर ऐड है, ये भी ऐड है, और ये 5 टोटल बंडल है। 4 तो ऑलरेडी वहां पे ऐड है, उनमें से एक की कहानी तो हमें आती है। ठीक, वैलिडेशन वाला इन्होंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि जो चीज लेआउट पे ऐड करती वो पूरे पेजेस पे काम करेगी। तो फालतू में जिसकी जरूरत ही ना हो हर जगह, और फालतू में वो फाइलें लोड हो तो टाइम तो लगेगी, कंज्यूम तो होगा टाइम। इसलिए इन्होंने क्या किया, वैलिडेशन वाला बंडल वहीं यूज करो जहां आपको जरूरत। अब मुझे क्रिएट पे जरूरत है, मैं वहीं यूज करूंगा। अब इस बंडल को मैं वहां एक्सेस करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो बंडल है ये हम लोग हमेशा याद रखना, जो लेटेस्ट गाइडलाइन है कि जो JS फाइल है ये लास्ट में ऐड होनी चाहिए। जो JS फाइल है हमेशा कहां ऐड होनी चाहिए? नीचे, और CSS ऊपर। मतलब कहने का ऊपर CSS और JS कहां होनी चाहिए? नीचे। अगर आप ऊपर भी कर दोगे तो एरर नहीं आएगी। एक गाइडलाइन होती है भी ऐसे ही काम करना है। ठीक, तो अब इन्होंने क्या किया हुआ, ये देखो लास्ट में एक सेक्शन बनाया हुआ, इसको कहते हैं रेंडर सेक्शन। ये जो रेंडर सेक्शन है मैंने यहां पे वो JS लोड होनी चाहिए। तो रेंडर सेक्शन वो जगह है जहां पे आप चाहते हो कि वो JS लोड हो। एक, अगर इस सेक्शन को यहां से उठा के आप ऐसे ऊपर लिख दो तो फिर वो यहां लोड हो, जहां भी लिखा होगा। तो रेंडर सेक्शन क्या बेसिकली एक ब्लॉक है। क्या एक ब्लॉक है रेंडर सेक्शन। एक रेंडर सेक्शन जो है वो क्या आपका एक ब्लॉक, एक ये, और ये उसका नाम है स्क्रिप्ट्स। तो आपने क्या करना, जैसे आप ब्लॉक का नाम है, जगह का नाम है, और उस जगह का नाम है स्क्रिप्ट्स, तो आप इसको वहां पे एक्सेस करोगे। और इसको कैसे एक्सेस करोगे? इसका मतलब ये होगा कि जो मैं JS वहां डालूंगा वो इस जगह पे आएगी।
ऊपर नहीं, इसी जगह पे। तो इसको मैंने यहां से देखो कैसे लिखूंगा, क्रिएट पे गए @section और उस स्क्रिप्ट का नाम, ये लो। अब आपने क्या किया, उस सेक्शन को यहां पे एक्सेस कर लिया। क्या कर लिया? एक्सेस। ये स्क्रिप्ट कोई ऐसे नहीं कुछ भी लिख दो, ये वो नाम होगा जो यहां, आप इसका नाम दे दो स्क्रिप्ट 1, तो वहां स्क्रिप्ट 1 लिखना। तो मतलब कहने का रेंडर सेक्शन क्या है, जहां पे आप चाहते हो वो JS फाइल लोड हो। JS हमेशा हम सबसे लास्ट में ही कोशिश होनी चाहिए, इसीलिए इन्होंने रेंडर सेक्शन यहां बना के दिया। रेंडर सेक्शन मल्टीपल भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग एक का नाम दे दिया ABC, दूसरे का नाम दे दिया XYZ, तीसरे का नाम दे दिया ASD। बस एक्सेस करिए आओ। ऊपर वाले ये कैसे एक्सेस होगा, सिर्फ इतना लिखना है, स्क्रिप्ट की जगह क्या लिख दिया ABC। तो जो ABC वाला सेक्शन है वहां लोड होगी, रेफरेंस दे दिया। अगर आप लिखोगे XYZ तो ये कहां लोड होगी, XYZ वाली जगह। तो जो लेआउट है वो बेसिकली कॉमन डिजाइन है। अब कौन सी चीज कहां आनी चाहिए तो उसके हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना होता है, इसीलिए इन्होंने रेंडर सेक्शन हमें दिया हुआ। हम यहाँ पे तो अभी फिलहाल वही यूज करेंगे जो ये सेक्शन बना हो। एक बता दिया, मल्टीपल रेंडर सेक्शन भी हो सकती। तो कोई पूछे JS फाइल मेरी लास्ट में लोड होनी चाहिए, तो जहां भी एक्सेस करना आप इसका नाम दे, और आगे लिखा हुआ रिक्वायर्ड फॉल्स, इसका मतलब है हर जगह इस सेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आपने रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया तो हर व्यू पे आपको एक्सेस करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो वो एरर देगा। इसीलिए मैंने बाय डिफॉल्ट क्या रखा हुआ, रिक्वायर्ड फॉल्स। जहां जरूरत है, मुझे यहां जरूरत है तो मैंने इसको यहां पे कॉल कर लिया। अब इसके अंदर वो बंडल एक्सेस करना है jQuery वैलिडेशन वाला। कौन से वाला? jQuery वैलिडेशन वाला, यानी ऐसे @script render। अगर स्टाइल जो होता तो CSS के लिए होता है। अब यहां पे कौन सा बंडल चाहिए, वैलिडेशन वाला, ये वाला। तो इस बंडल का नाम क्या आपका, ये एक, ये आपका आ गया, ये बंडल का नाम उठाओ और यहां पे ये नेम। बस अब इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन काम करना शुरू कर देंगे। ये लिखने से तो ये चीज इसमें ऐड कर, दोबारा फिर समझो। देखो हमें वैलिडेशन लगानी है, वैलिडेशन हम लगा चुके हैं जो मॉडल में चेंजेस, वैलिडेशन के मैसेज डिस्प्ले करने वो भी लगा चुके हैं, वैलिडेशन समरी जो ऊपर लिखते हैं। अब वो वैलिडेशन क्लाइंट साइड पे काम करे या सर्वर पे, तो क्लाइंट साइड पे तो ASP.NET नहीं चलती, वो तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड पे क्या चलेगी, क्लाइंट साइड पे जावा चलेगी। तभी इन्होंने हमें स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर ये सारी हमें दी। एक जो स्क्रिप्ट फोल्डर है इसमें JS फाइल तो है, और इसमें ये वैलिडेशन वाली फाइल है 5-6, तो तभी हमने ये बंडल यूज किया ये वाला, क्योंकि इसके अंदर क्या इंक्लूड हुई है, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जिस फाइल का नाम क्या होगा, jQuery-validate, आगे जो स्टार का मतलब आगे जो मर्जी हो। ठीक, तो इस तरह से अब आप इसे रन करके देखो। सबसे पहली बात है ये क्यों लिखा, ये जगह बताई
कि जब ये व्यू कॉल होगा तो लेआउट के अंदर भी जाए तो लेआउट से आएगा। तो ये जेएस वाली फाइल कहां लोड होगी, कहां लोड होगी, लास्ट में जहां पे ये सेक्शन और एक हम से आगे फिर दोबारा से यूज होगा। पहले एक बार इसको रन, क्यों कहते हैं 2-3 बार प्रैक्टिस करो तभी होता नहीं। अब देखो सेव पे क्लिक किया, वो देखो मैसेज आ गई। अब ये पेज सर्वर पे नहीं जा रहा है, देख लो। अगर ये सर्वर पे जाएगा तो यहां जाएगा ना पोस्ट पे, एक बार लगा के रखना। ठीक, अब आप इसे रन करो, यानी अब आपको वैलिड इंफॉर्मेशन डालोगे तो ही सर्वर पे जाएगा और एक क्लाइंट साइड वैलिडेशन ने काम करना शुरू कर। ये देख लो न्यू एम्प्लॉई, पहले तो हो रहा था सेव, देखा था आपने। ठीक, अब यहां पे ये लिखा नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, एड्रेस फील्ड इज रिक्वायर्ड, सैलरी फील्ड रिक्वायर्ड, ईमेल। चलो जी नेम लिख दिया मैंने, लो ये आ गया, देखो हट गए ऊपर से। और यहां पे एड्रेस और ईमेल तो हट गए वैलिडेशन। और यहां पे सैलरी, सैलरी लिख दी 12,000। लो द फील्ड सैलरी मस्ट बी बिटवीन 15 to days। अब आपने यहाँ पे एक अगर 20,000 लिखोगे तो ये चल जाएगा। ऐसे ईमेल लिख तो दिया, अगर ये ईमेल है ही नहीं, ये लो मैसेज चेंज हो गया, ईमेल फील्ड इज नॉट ए वैलिड ईमेल एड्रेस। जैसे 2 वैलिडेशन लगाई थी, रिक्वायर्ड भी है और ये भी है, तो खाली भी नहीं छोड़ सकते और ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट वैलिड होना चाहिए। ठीक, और ये देखो प्रॉपर कोई ईमेल डालो @gmail.com, हो गया जी। अब सेव पे क्लिक करो, लो अब आ गया यहां पे। और ये सेव वाला कोड कौन सा है, काली लिखा था, ये देखो F10 नल तो नहीं है, ऐड सेव चेंजेस और लो आ गया। अब जब तक आप ठीक डेटा नहीं डालोगे तो ये पेज सबमिट नहीं होगा, जिस तरह की वैलिडेशन हमने लगाई। एक अब आपके माइंड में आता है ये वैलिडेशन का जो मैसेज है, देखो क्लिक किया, ये ऐसे आ रहा है नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। मैं इस मैसेज को थोड़ा कस्टमाइज करना चाहता हूं, वो भी कर सकते हो आप लोग। कैसे करोगे, लो जी वापस मॉडल पे जाओ, जैसे लिखा हुआ नेम, यहां पे इसके अंदर जाओ और एरर मैसेज लिख दो। ठीक, नेम एम्प्टी, कुछ भी आप मैसेज अपनी मर्जी से चेंज कर सकते। नेम एम्प्टी, चला जाओ ले रहा है नेम एम्प्टी। तो इस तरह से आप यहां मैसेज चेंज करना चाहते हो रेंज में, कॉमा एरर मैसेज, आपने बोला जी मैसेज आना चाहिए सैलरी बिटवीन 15,000 to 50,000। लो जी अब ऐसे आएगा मैसेज, पहले इसके अपने आ रहे थे डिफॉल्ट, चेंज कर दो। आप चाहते हो जी ईमेल, तो यहां पे भी आप लोग यानी अपनी मर्जी के मैसेज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। लो अब ये चल पड़ी, तो आप अपनी मर्जी के मैसेज भी यहां पे दे सकते हैं। अब आप इसे रन करो,
एम्प्लॉय लिस्ट और न्यू एम्प्लॉय, ये देखो नेम एम्प्टी आ गया मैसेज वो, ठीक। अपन नेम भर दोगे, एड्रेस तो अब सैलरी, ये देखो सैलरी बिटवीन, जैसे लिखा था लॉगिन और ईमेल, देखो एंटर वैलिड, ईमेल एड्रेस @ लगाया तो वैलिड हो गया, देखो सेव करो और ये सेव हो गया जी। तो इस तरह से ये था आपका वैलिडेशन, कैसे आपकी एक क्लाइंट साइड, ठीक है जी, चल रही है। ऐसे हम और भी धीरे धीरे लगाते रहेंगे, तरीका पता हमें चलना चाहिए। तो ये थी क्लाइंट साइड पे। अब कहानी थोड़ी समझना आप लोग। अगर क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कहां चलती है, क्लाइंट साइड। ध्यान से आप लोग इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करोगे। देखो हमने वैलिडेशन लगा दी, हम खुश हो गए कि बढ़िया प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक। अब आपका यहां पे वही क्रिएट पे ब्रेक पॉइंट मैंने रखा और रन किया। अब आपने क्या किया, एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक किया, न्यू एम्प्लॉय और ये सेव। जैसे सेव पे क्लिक किया मैसेज आ रहे, ठीक है। बट मान लो जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड, तो फिर ये क्लाइंट साइड की वैलिडेशन काम करना बंद कर देगी। चेक करते हैं कैसे, ध्यान से। इसी पेज पे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट, पेज पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करो। क्लिक किया जी, और यहां पे एक ऑप्शन है सेटिंग्स, और यहां पे सेटिंग्स में जाके आप यहां देखोगे एक जगह लिखा होगा डिसेबल जावास्क्रिप्ट, और ये आपने टिक कर दी। इसका मतलब है ये जावास्क्रिप्ट डिसेबल हो गई इस ब्राउजर के इस इंस्टेंस के, टेम्परेरी है। देखो कोई चीज पढ़ते हैं मतलब कब पता है कि बोले भी और प्रैक्टिकल भी बताओ। इसका मतलब है कि इस ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट डिसेबल परमानेंट नहीं हुई, दोबारा रन करोगे इनेबल होगी। ये टेम्परेरी मैंने यहाँ पे डिसेबल जावास्क्रिप्ट, और याद रखना इसको ओपन ही रखना है ब्राउजर को, इसको ठीक। और अब आप इसे रिफ्रेश किया, अब देखो ये जावास्क्रिप्ट डिसेबल है। अब मैं सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूं, वही पेज है हमारा। अब आप सेव पे क्लिक किया, लो हम कहां चला गया, सर्वर, क्योंकि अब क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन काम नहीं कर रही, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या हो गई, डिसेबल। आप बोलो क्या सेव कर देगा, सेव नहीं करेगा, क्योंकि हम डाटाबेस पे भी नलेबल फॉल्स कर चुके हैं। वो यहां एरर दे देगा, सेव चेंजेस पे आके उसने मुझे एरर दे दी। लेकिन एक नॉर्मल यूजर के लिए तो एरर है, कोड खराब हो गया, प्रोजेक्ट ठीक नहीं, यही बोलेगा कोई, ये एरर आ गई, तो दोबारा फिर देखो अब मैं रन कर रहा हूं, जावास्क्रिप्ट है, इनेबल है, कोई प्रॉब्लम। एम्प्लॉय लिस्ट, ये हम क्लाइंट साइड की बात कर रहे हैं। न्यू एम्प्लॉय, अब से देखो जावास्क्रिप्ट इनेबल है, ये पेज सर्वर पे तभी जाएगा जब आप वैलिड डेटा एंटर करोगे, ठीक। अब यहां पे वैलिड डालोगे, वो चल रहा हो, तुम्हें दिखाई दे 2-3 प्रोग्राम, 2-3 रिकॉर्ड सेव किए। अब मैं जावास्क्रिप्ट को थोड़ी देर के लिए डिसेबल करता हूं, कैसे, यही ब्राउजर ओपन है, इस पे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट, एक, और यहां पे ये जब इंस्पेक्ट करते हो तो ये स्क्रीन आती है नीचे, इस पे आपके
राइट कॉर्नर पे सेटिंग्स लिखा आ रहा होगा। क्या लिखा आ रहा होगा? सेटिंग्स। आप सेटिंग्स पे क्लिक कर, जैसे सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो ये आप नीचे नीचे जाओगे, कहीं लिखा होगा डिसेबल जावास्क्रिप्ट। अब इस ब्राउजर की जावास्क्रिप्ट डिसेबल हो गई। सिर्फ इसकी इंस्टेंस हमने जानबूझ के डिसेबल की, चेक करने के लिए कि जावास्क्रिप्ट डिसेबल होती तो क्या प्रॉब्लम आए। तो मैंने डिसेबल कर दिया और उसके बाद इसको आप अपना रिफ्रेश करो। अब देखो, अब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो वो सर्वर पे गया। ये सर्वर पे कोड है, ये ASP.NET का कोड है, कहां जाता है? सर्वर पे। अब सर्वर पे आ गया और ये देखो यहां क्या आ रहा है? नल नल तो आ रहा है, लेकिन नल डाटाबेस में सेव नहीं होगा। यहां पे वो एरर देगा क्योंकि हमने डाटाबेस में नल लेवल फॉल्स रखा हुआ। तो मतलब डेटा डाटाबेस में फिर भी नहीं जाएगा, लेकिन एक नॉर्मल यूजर के लिए तो ये एरर है, उसको नहीं समझ आया एरर क्यों आई। तो ये आपकी एक प्रॉब्लम है। तो अब हम लोग सीखने जा रहे, अगर क्लाइंट साइड में जावास्क्रिप्ट डिसेबल हो तो कहां चेक करे? सर्वर। कहां पे चेक करे? सर्वर पे। कैसे चेक करते हो? देखो, तो जहां ये क्रिएट का कोड है, ध्यान से, मैंने प्रॉब्लम समझा दी। अगर जावास्क्रिप्ट डिसेबल है, मैंने करके ही बताया आपको, तो पेज सर्वर पे जाएगा, लेकिन सर्वर पे जाके वो एरर देगा। हमें एरर नहीं चाहिए, हमें वैलिडेशन के मैसेज चाहिए। तो हम सर्वर पे भी चेक करेंगे। तो यहीं पे क्रिएट पे आ जाओ। अगर ये डेटा वैलिड, तो यहां पे हमने एक इफ लगाना है कि मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड और आगे लगा दिया नॉट। अगर ये वैलिड नहीं है, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, आगे लगा दिया नॉट। नॉट का मतलब क्या होता? फॉल्स है। अगर ये वैलिड नहीं है तो वापस वो क्या करे? उसी पेज पे रहे। क्या रहे? उसी पेज। अगर वैलिड हो तो ही नीचे जाएगा। मैंने चेक किया, इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर ये वैलिड नहीं है, आगे नॉट लगा दिया, देन रिटर्न करके क्या करेगा? वो उसी व्यू पे रहे। कहां रहेगा? उसी व्यू पे। फिर ये नीचे वाला कोड नहीं चलेगा और फिर वो एरर भी नहीं आएगी। अभी आप देखना दोबारा से, देखो रन किया, प्रैक्टिस बच्चे साथ साथ न करो, कहीं फोन रिकॉर्डिंग में न रह जाए, फोन की मेमोरी बढ़ती रहे। कल कर लेंगे प्रैक्टिस, परसों कर लेंगे। एक फोन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, अगर नोटबुक पे लिखा होगा तो पता आज ही करनी पड़ेगी, कल नहीं समझाएगा। कोशिश क्या करो कि प्रैक्टिस रोज आप लोग करो, एक तभी आपका, क्योंकि धीरे धीरे सिलेबस बढ़ रहा है, एक नहीं तो कंफ्यूजन होगा। न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक किया, देखो सेव, ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन में काम है, ठीक है जी। बट मैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट से डिसेबल कर देता हूं, क्योंकि क्लाइंट साइड वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट में चलती है। अगर किसी ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट डिसेबल हो, रोक थोड़ी सकते किसी के लैपटॉप पे जाके हम लोग। तो राइट क्लिक और इंस्पेक्ट, और वही सेटिंग्स, और यहां पे क्या ढूंढोगे? डिसेबल जावा, टिक कर दिया, डिसेबल जावा स्टेट।
और इसको रिफ्रेश किया। अब आप लोग सेव पे क्लिक करो, जावास्क्रिप्ट डिसेबल हो चुकी है। अब ये कहां जाएगा? सर्वर पे। अब ये देखो F10 नल है, बट इस बार ये वैलिड नहीं है। क्या आया? फॉल्स। ठीक, और यहां से कहां जाएगा? रिटर्न व्यू पे। और जैसे वो व्यू पे गया, ये देखो इस बार वो एरर नहीं आई, वही मैसेज आ गए। ऐसा देखने वाले को लग रहा है कि क्लाइंट साइड पे काम हो रहा है, यानी कि किसी ने गलती से जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर दी तो भी मेरा कोड पूरा काम करेगा। ये हमने यहां पे ये चेक किया। ये देख लो। इसके बाद दोबारा एक बार चेक कर लो। एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक किया, न्यू एम्प्लॉय, क्लाइंट साइड पे चेक हो गई, ठीक काम कर रही है। क्लाइंट साइड की जावास्क्रिप्ट। अब कोई पूछे जावास्क्रिप्ट कहां से उठा रहा है तो आप बोलोगे हमने नीचे सेक्शन में हमने एक बंडल कॉल किया हुआ वैलिडेशन वर्ड। एक चलो ये आ गया। अब मैं जावास्क्रिप्ट को क्या कर देता हूं? इंस्पेक्ट किया, सेटिंग्स, और यहां पे डिसेबल जावा डिसेबल कर दिया। ये रिफ्रेश किया और ये सेव पे क्लिक किया, आगे। और यहाँ पे नल तो नहीं है पूरा रिकॉर्ड, इसमें 0 भी है, ये आ एक। अब यहाँ पे नजर मारो, एक ये देखो, ये इज वैलिड क्या आ रहा है? ये फॉल्स। क्या आ रहा है? ये फॉल्स। एक तो इज वैलिड क्या आ रहा है? ये फॉल्स। अगर ये फॉल्स है, ठीक, और यहां से कहां गया? व्यू पे। और ये नीचे का कोड नहीं चला, और उसके बाद ये वो वैलिडेशन काम। तो इस तरह से आप ये चेक कर सकते हो। कहां पे? सर्वर पे। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब ये कहां लिखनी है? सेव होने से पहले। सेव से पहले चाहिए कि वैलिड है कि नहीं, यानी आपने डबल चेक लगा दिया। क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन चेक हो रही, अगर क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड है तो सर्वर पे भी चेक हो। अब रिक्वायरमेंट और आ गई कि ईमेल जो है मेरा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अब अगर किसी एम्प्लॉय का ईमेल पहले से है, सेम ईमेल दोबारा डाल रहे हो, मान लो कोई भी रिकॉर्ड है, ये ईमेल मान लो पहले से डेटाबेस में है, तो वो बोले ईमेल इन यूज या ईमेल एग्जिस्ट इन द डेटाबेस, ईमेल डुप्लीकेट नहीं हो सकता ऐसे। अब आपने ये चेक तो लगा दिया कि ईमेल का फॉर्मेट वैलिड है, लेकिन ये ईमेल डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, इसकी वैलिडेशन क्लाइंट साइड पे नहीं लगेगी। वो वैलिडेशन कहां लगेगी? सर्वर साइड पे। डिफरेंस समझा रहा है? क्लाइंट जैसे आप लोग ना, ये तो मैंने कराया, आप एग्री दो। जैसे आप लोग एक फॉर्म फिल करते हैं, वहां होता है पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम, तो वहां दो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कंपेयर करनी है, सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं। पासवर्ड लेंथ इतने कैरेक्टर की होनी चाहिए, तो उसमें सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं, टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है उसकी लेंथ ही चेक करनी है। तो काफी वैलिडेशन ऐसी होती है जो हम क्लाइंट साइड पे ही मैनेज करते हैं, पर कुछ ऐसी वैलिडेशन होती है जो हमें सर्वर पे भी चेक करनी होती है। जैसे यही आपकी रिक्वायरमेंट है कि ईमेल डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो यहीं पे
दोबारा से पहले चेक किया नल तो नहीं है, फिर चेक कर रहे कि वैलिड है, ठीक है। अगर वैलिड नहीं है तो यहीं से बाहर हो जाएगा, ठीक। और यहां पे अगर वैलिड है तो फिर चेक करेंगे कि वो ईमेल जो है कहीं डुप्लीकेट ना हो। अगर डुप्लीकेट हो तो भी यहीं से बाहर हो। अब ये जो कोड है ये जावास्क्रिप्ट का नहीं है, ये ASP.NET का, और ASP.NEट का रन होती है सर्वर, यानी क्लाइंट साइड और सर्वर। एक तो अब यहां पे कैसे चेक करोगे? तो अब हमने किसका कोड लिखना है यहां पे? ईमेल वैलिडेशन। क्लियर है? अब हम यहां एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, where एक, और इस वेरिएबल का नाम दे दिया डुप्लीकेट ईमेल। कुछ भी हो सकता है, डुप्लीकेट। पहली बात समझो, अब where छोटी छोटी चीजें प्रूव होगी। where एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, चाहे स्ट्रिंग स्टोर करो, चाहे इंटीजर, डेट, टाइम, डबल डेसिमल, एरे, कलेक्शन, कोई। दूसरी बात, where जो डाटा टाइप है इसमें सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन होनी चाहिए, यानी एक लाइन में ही डिक्लेयर होगा और एक लाइन में ही इनिशियलाइज होगा। जैसे मैंने ऐसे कुछ भी लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया, एक ही लाइन में डिक्लेयर हुआ और एक ही लाइन में इनिशियलाइज हो गया। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, ये लिखा और उसके बाद बोलो जी अब मैं इसमें वैल्यू डालता हूं, एरर देती हूं। सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट। तीसरा, where हमेशा आपका लोकल मेंबर के साथ यूज होता है। लोकल मेंबर का मतलब क्या है? आप where को यहां पर जैसे ही डिक्लेयर किया हुआ ऐसे नहीं डिक्लेयर कर सकते कि प्राइवेट है, पब्लिक है या कुछ भी। ये हमेशा याद रखना, लोकल मेंबर मतलब ये है इस क्रेट के अंदर डिक्लेयर होगा, अंदर ही इसका स्कोप हो, आप इसको बाहर पब्लिक नहीं बना सकते। यानी ये लोकल मेंबर के साथ यूज होता है। लोकल मतलब जैसे ये डिक्लेयर हुआ तो इसी के अंदर ये यूज होगा, इसके बाहर यूज नहीं। तो where हमेशा ही लोकल मेंबर के साथ यूज होता है। मतलब आप लिखना चाहो कि हाँ जी यहां पे कुछ ऐसे प्राइवेट where, देखो आएगा ही नहीं, ठीक। तो मतलब कहने का यह है कि यहाँ पे वो डिक्लेयर कोई नहीं। जैसे हम पब्लिक लिखना चाहें, क्योंकि यहाँ डिक्लेयर करेंगे तो उसका स्कोप पूरी क्लास में होगा, तो लोकल थोड़ी होगा। where हमेशा लोकल मेंबर के साथ यूज हो। where हमेशा आपका लोकल मेंबर के साथ यूज होता है। एक नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, where में जैसा डाटा डालोगे वैसी टाइप बनाता है। जैसे मान लो मैंने लिखा नहीं, तो इसकी डाटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। क्या होगी? स्ट्रिंग। अपने आप अगर मैंने लिखा है ये, तो इसकी डाटा टाइप होगी इंटीजर। जैसा डेटा डालोगे ये वैसी टाइप बनाता है। एक क्वेश्चन है, ये कब बनाता है? कंपाइल टाइम पे या रन टाइम पे? कंपाइल टाइम पे जी, कंपाइल। तो याद रखना कंपाइल टाइम। तभी तो हमने बोला सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। जब आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर लोगे
डाटा भी डाल दोगे, पता चल ही जाएगा कौन सी टाइप का डाटा है। तो याद रखना इसकी जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो कब होती? कंपाइल टाइम पे, ना कि रन टाइम पे। अगर रन टाइम पे हो तो वो स्लो होगा, और रन टाइम पे हो तो वो स्लो होगा। खुद सोचो, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होगी, रन टाइम पे डाटा डलेगा, तो परफॉर्मेंस तो स्लो होगी। यहाँ डिजाइन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन होगी, डिजाइन टाइम पे डाटा डलेगा, इसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। अगर आपने कभी सुना हो अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग की परफॉर्मेंस बेटर होती है लेट बाइंडिंग के कंपैरिजन में। तो मतलब कहने का यह है कि इसकी मेमोरी एलोकेशन कब होती? कंपाइल टाइम। ठीक है जी, अब यार बता सकते हैं ना, बस मेन मकसद ये है। पहले थोड़ी बैकग्राउंड बनाओ, वैर होता है, फिर धीरे धीरे जब पढ़ो फिर उतने एक्सपर्ट हो जाए कि उसके बारे में मुझे सारा पता। अब आपसे पूछे वैर, तो आप बोलोगे ठीक है, वैर एक ऐसी टाइप है जिसमें किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं जी। जिस टाइप का हम डेटा स्टोर करते हैं उसकी तरह की टाइप बनाता है। टाइप कब बनाता है? वो कंपाइल टाइम पे। इसका रूल है सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन होनी चाहिए। इसे हम लोकल मेंबर के साथ यूज कर सकते हैं। 5000 पॉइंट हो गए। एक तो अब यहां पे आ जाओ, तो वैर डुप्लीकेट ईमेल। अब यहां पे मैं कैसे फाइंड करूंगा? कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट फाइंड। नहीं होगा, फाइंड क्या? फाइंड तो हमेशा किसके साथ चलता है? प्राइमरी की के साथ। वही तो, मुझे तो फाइंड करना है ईमेल पे, ईमेल तो प्राइमरी की नहीं। सोचो, ईमेल तो प्राइमरी की नहीं, ये हम फाइंड यूज नहीं होगा। फाइंड के क्लियर सिस्टर है फर्स्ट और डिफॉल्ट। क्या है? फर्स्ट और डिफॉल्ट। आप बोलोगे फाइंड और फर्स्ट और डिफॉल्ट, पहली बात दोनों में रिजल्ट सेम है, एक ही रिकॉर्ड आता है। फाइंड में भी एक ही रिकॉर्ड आएगा क्योंकि वो प्राइमरी की पे फाइंड करता है, वो डुप्लीकेट कभी होगी नहीं। फर्स्ट और डिफॉल्ट जो है ये भी एक ही रिकॉर्ड देता है। फर्स्ट और डिफॉल्ट क्या देता है? एक ही रिकॉर्ड आपको देगा, फर्स्ट और डिफॉल्ट। बस फर्क कितना है कि फर्स्ट और डिफॉल्ट प्राइमरी की पे भी फाइंड कर देता है और नॉन प्राइमरी की पे भी फाइंड कर देता है। तो अभी तो नॉन प्राइमरी की पे फाइंड कर रहा हूं। कैसे? ये लैम्डा एक्सप्रेशन ई वेरिएबल ले लिया और ये गोज टू ऑपरेटर। ध्यान से, अब ये जो ई वेरिएबल है ये कुछ भी नाम आप रख सकते हो, बट ये उसी टाइप का डिक्लेयर होगा जिस टाइप का ये एम्प्लॉइज है। आप देख लो, ई पे गए, अपने आप किस टाइप का डिक्लेयर हुआ? एम्प्लॉय। जिस टाइप का ये एम्प्लॉइज है। अब ई डॉट यहां लिखा ई में, और इसको मैच किया जो हम ऊपर से पास करेंगे डॉट ईमेल। ये मैं एंटर प्रेस कर देता हूं, आराम से पढ़। क्या कर रहा है? ये वो क्वेरी हो गई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर ईमेल इज इक्वल टू, जो ईमेल मैच करनी है। ये एम्प्लॉय में ईमेल कहां से आएगी? व्यू से। अब उसको चेक किया, कहीं ये वाला ईमेल डाटाबेस में है तो नहीं। अगर इसमें होगा तो हम यहां चेक कर लेंगे, डुप्लीकेट ईमेल इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है, इसका मतलब ये वाला ईमेल जो है, बोलो डुप्लीकेट, ये तो एग्जिस्ट करता है। नॉट इक्वल टू नल। जब नल आएगा तो इसका मतलब वो ईमेल डाटाबेस में नहीं है, आप वो ईमेल स्टोर कर सके। ये होना इसका देखो, अगर वो ईमेल डाटाबेस में पहले से पड़ा है
ठीक, तो इसका तो डुप्लीकेट हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैंने यही तो चेक किया, अगर वो पड़ा है तो नॉट इक्वल टू नल होगा, अगर वो ईमेल डेटाबेस में नहीं है तो नल आएगा। तो नॉट इक्वल टू नल, फिर क्या होना चाहिए? मैसेज आए ईमेल इन यूज। कैसे देंगे? ध्यान से देखना, मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर। और ये एरर कहां आए? ये एरर आए ईमेल वाले पे। इसका मतलब ये है कि ये जो एरर आए, जो आपका ईमेल वाला ये है। अगर मैं लिख दूंगा सैलरी तो एरर आएगी सैलरी पे। ये की का नाम है ये, तभी मैंने लिखा। और क्या एरर आए? मैंने बोला जी ईमेल इन यूज। ला जी, कितनी जल्दी सीख लेते हो। और उसके बाद बोलो, टर्मिनेट होनी चाहिए। रिटर्न व्यू। नीचे का कोड तो चलना नहीं चाहिए। रिटर्न व्यू। रिटर्न व्यू, और उसी व्यू पे रहेगा जो ऊपर है। अगर ईमेल डुप्लीकेट हो, अगर डुप्लीकेट नहीं है तो सेव हो गया। तो सब ठीक है, फिर तो इसके अंदर जाए। अब ये आपकी सर्वर साइड की वैलिडेशन है, समझा गई? अब ये चीज तो क्लाइंट साइड से पॉसिबल नहीं। तो डिफरेंस समझो। एक आप एक ब्रेक पॉइंट लगाओ, दोबारा समझेंगे। प्रैक्टिस बच्चे अच्छी चाहिए। जैसे ये वीकेंड है, प्रॉपर प्रैक्टिस करो। कितना आपको ये करवाया है, ताकि आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि डरने की जरूरत नहीं। दोबारा यही प्रोग्राम थोड़ा सा रह गया बस। तो थोड़ा बहुत चेंज होगा। उसमें मैं मल्टीपल टेबल यूज करूंगा। ठीक, आपको याद है मैंने बनवाए थे डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, कंट्री, स्टेट, सिटी, फॉर्म की पूरा एग्रीडेक्ट लेके आपको समझाया था। वो समझाया क्यों था? यही तो करना है। याद रखना, जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चे सब प्रोजेक्ट में यूज होता है। ये इसीलिए पढ़ाया जाता है। देखो ना, मेरे पास इतना फालतू टाइम है ना आपके पास है, कि जो चीजें कभी यूज नहीं होंगी और उसके ऊपर अपना टाइम लगाएं, हम लोग करें वही, चाहे वो टफ लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोर लगा लेंगे एक बार, एक, लेकिन सीखो वही जो हमें काम के लिए चाहिए। एक, अब ये देखो, न्यू पे क्लिक किया, अब एक नया रिकॉर्ड डालते हैं जी। मान लो ये नेम, एड्रेस और ये सैलरी। ये ईमेल है कि नहीं है पता ही नहीं है। चलो F10, यहां पता चल जाएगा नल है। इसका मतलब ये ईमेल अभी डाटाबेस पे नहीं है। चलो, तो इसको क्या कर देगा वो? सेव। तो ये काम तो आपका हो गया। अब मैं ऐसा ईमेल डालूंगा, admin@gmail भी है, cs@gmail को डुप्लीकेट डालने की कोशिश करेंगे। ऐड किया, एक और नेम, एड्रेस, लो ये वाला भी सेव किया था हमने ना, admin@gmail, ये ईमेल एग्जिस्ट करता है। ठीक, क्लिक करो और यहां पे अब देखना, ये ईमेल डेटाबेस में है, वैलिड है, ठीक है। अब आप देखो यहां पे ये इंफॉर्मेशन आ गई पूरी, मतलब कहने का ये ईमेल उसे मिल गया, ये उसी का आईडी आ रहा है 6, ये उसका एड्रेस चंडीगढ़, ये ईमेल नेम विकास कुमार, सैलरी। इसका मतलब ये ऑलरेडी ये वाला ईमेल डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। इट मींस नॉट इक्वल टू नल। लो जी, इसके अंदर गया ध्यान से, और अब ये मैसेज आपका आना चाहिए, और यहीं से रिटर्न हो गया, नीचे का कोड नहीं चला। आप ये भी चीज देखा करो, जल्द ज्यादातर आप पड़ी होती है फेल्स लिखने की, वो पुराने जमाने की प्रोग्रामिंग है,
हम ये रिटर्न से काम कर लेते हैं। जितनी कम लाइंस आप लोग लिखोगे, देख लो कितनी बार रिटर्न रिटर्न लिखा है। जब आपको पता वहां से रिटर्न हो जाएगा तो एल्स में क्या लिखने की जरूरत है हमें, वो एल्स ही हुआ अपने आप। एक कंपाइलर बेचारे को क्यों परेशान करना एक लाइन लिख के। लो वो देखो लास्ट में मैसेज आ गया, ईमेल इन यूज। अगर ठीक ईमेल डालोगे जो डुप्लीकेट नहीं है तो सेव कर देगा। अब एक चीज समझो, अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं, ईमेल की जगह लिख दूं सैलरी, क्या करेगा? वैलिडेशन तो काम करेगी, लेकिन मैसेज सैलरी वाले में आ जाएगा। ठीक, ये मैसेज कहां आते हैं? अच्छा, ये वाले जो नेम है इसमें आएगा, एड्रेस में आएगा ये, तो मैंने वहां लिख दिया सैलरी, तो इस पे आ जाए। ठीक, आप देखो इसको रन करके, काम तो करेगा। आपको क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड, बट असली अभी भी है कस्टम वैलिडेशन। मान लो आपको वैलिडेशन लगानी है सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, अब ये तो नहीं बनी हुई है। ये तो बनाने आपको वैलिडेशन लगानी है पासवर्ड मिनिमम इतने कैरेक्टर का होना चाहिए, नहीं बनी हुई है। तो कुछ हो सकता है वैलिडेशन ना बनी हो, तो हमें भी बनानी आनी चाहिए। बेचारी माइक्रोसॉफ्ट ने जितनी दे दी अच्छी बात है, लेकिन हमें भी आनी चाहिए। क्लाइंट साइड, सर्वर साइड और कस्टमर। उसके अलावा आप बताओ क्या चाहिए? लो जी, ये देखो कोई रिकॉर्ड डाल दिया, ईमेल ये एग्जिस्ट करता है। अब देखना सेव, आगे ये एग्जिस्ट करता है, ये देखो कर रहा है, लेकिन इस बार मैसेज कहां आएगा? मेन बात ये है, काम तो उसने किया, मैसेज कहां आ गया? तो इसलिए ये क्या आपकी एक की है। क्या होती है ये की? इस चीज का ध्यान रखना, ये नहीं बे कुछ भी लिख दो। चलो हो गया जी क्लियर। अब एक खेल और खेल लेते हैं। मैं चाहता हूं ये मैसेज ऊपर वैलिडेशन समरी में दिया है, बेचारी लगाई हुई है ऊपर, एक तो लो कम से कम। ये लो, अभी क्या हो रहा है? जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं, यही आ रहे हैं। मैं चाहता हूं ऊपर वैलिडेशन समरी में आ जाएं, तो क्या करोगे? जो वैलिडेशन समरी है ये ट्रू है ना, इसको क्या कर दो? फॉल्स। अब फॉल्स, अब ये मैसेज वैलिडेशन समरी में भी आएंगे। देखना, अभी रिफ्रेश किया, ठीक, तो ये मैसेज जो है यहाँ पे भी। ऐसा काम चाहिए होता है, अगर नीचे आ रहे हैं तो बंदा ठीक समझता है इसके नीचे गलती है कोई, नहीं तो पहले ऊपर पड़ेगा फिर नीचे देखेगा। तो ये याद रख लो, वैलिडेशन समरी में अगर दिखाने हो तो फॉल्स करना पड़ेगा, कि हम ट्रू रहने देते हैं। लास्ट, अब आपका नेक्स्ट में क्या आएगा? अब आपने क्या करना है? एडिट का कोड। कौन सा कोड है? हाँ जी, एडिट का कोड करेंगे। अब तो पता आपको एडिट के लिए क्या करना पड़ेगा। एक यहां पे इंडेक्स, गो टू व्यू, और यहां पे ये आपका एडिट, इस नाम का भी बनाना पड़ेगा। ये आपका एक्शन है और उसमें एक पैरामीटर है आई। तो अब आपका इसी नाम से हम लोग क्या बनाएंगे? एक्शन। क्या लिखेंगे? पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और क्या लिखोगे? एडिट, और क्या पास करोगे? आईडी पैरामीटर। आपको कोई पूछे फर्स्ट और डिफॉल्ट और फाइंड में क्या फर्क है, तो आप बोलोगे फाइंड सिर्फ प्राइमरी की पे फाइंड करता है
फर्स्ट और डिफॉल्ट देगा वो भी एक ही रिकॉर्ड, फाइंड भी एक ही देगा, बट वो प्राइमरी और नॉन प्राइमरी दोनों पे फाइंड कर देता है। लेकिन आगे जाके इसकी भी कहानी चेंज होगी, जब चेंज होगी तभी हम पढ़ेंगे। अभी लॉज। अभी मजा अब आपने क्या करना है, एडिट में फाइंड का कोड, क्या कोड लिखते हैं, Find का। फाइंड, जिसको एडिट करना है तो वेर एम्प्लॉय एम्प्लॉई इन डीबी, क्या लिखोगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट फाइंड और आईडी। अब आपको बचा रही है कहां फाइंड यूज करना है, कहां पे एक, और यहां चेक कर लो कि ये आईडी ठीक है कि गलत, नल, और यहां रिटर्न कर दिया HTTP नॉट फाउंड, क्या रिटर्न कर दिया, HTTP नॉट। अब ये देखो कितनी बार हम ये कोड कर चुके हैं। अभी हमने 2 एप्लीकेशन और बनानी है MVC के अंदर, ठीक, फिर हम चलेंगे ASP.NET कोड, ठीक। अभी आपका ये देखो रिटर्न और व्यू, और यहां पास कर दिया एम्प्लॉई एंट्री, यही होगा एडिट का कोड, ये फाइंड का ही कोड है आपका। अब मैं क्या करूंगा, एडिट नाम से व्यू बनाऊंगा, किस नाम से, एडिट, और वहां पे वही टेक्स्ट बॉक्स लगेंगे जो हमने क्रिएट में लगाए, सेम डिजाइन होगा, सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ेगी, आईडी, क्योंकि जब हम अपडेट करते हैं तो आईडी चाहिए होता है, क्रिएट में आईडी हमारा ऑटो जनरेट, ठीक। पहले लिखने से पहले सोचना जरूर है, सिंटैक्स है, नोटबुक से देख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप एडिट पे राइट क्लिक करो और ऐड और MVC5 व्यू, और ये ऐड कर, क्या बात। आगे अब यहां पे मजा नहीं। रन करो, वो एम्प्टी व्यू है, क्या वो एम्प्टी, हम लोग अब खुद ही बनाएंगे, एम्प्लॉय लिस्ट, और ये एडिट पे क्लिक किया। आगे यहां लिखना चाहते हैं एडिट एम्प्लॉय, तो अब आप इसके व्यू में जाओ, गो टू व्यू, सबसे ऊपर क्या लिखना है, मॉडल, बहुत लंबा नेम स्पेस डॉट मॉडल डॉट एम्प्लॉय। आगे जी, बिल्कुल। और यहां पे लिख दो क्या, एडिट एम्प्लॉय, और यहां पे बूटस्ट्रैप। अब ये कहानी पता है कि बूटस्ट्रैप ये कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कौन बताएगा, पड़ोसी में घर से। चलो बताओ। ये देखो इसकी राय, ये देखो एक ये जो है कंटेंट फोल्डर के अंदर एक बूटस्ट्रैप की फाइल पड़ी है, जो भी आपने, वो पता है थीम अप्लाई किया था, हाँ, उसके बाद वो बंडल के अंदर ऐड किया होगा, बिल्कुल। कंटेंट CSS, और वो बंडल कहां पे ऐड है, लेआउट लेआउट में। सारा काम याद रखना लेआउट से ही घूमता है, इसलिए वो पता होना चाहिए। जरूरी है, ठीक। और ये देखो, ये रिफ्रेश किया, ये आ, अब आपने क्या लिखना इसके नीचे, बोलो मजा नहीं आ रहा। बोलो जी, एट द रेट यूजिंग, और वही HTML डॉट बिगिन फॉर्म, हो गई रिवीजन, बिल्कुल। सेव कर चुके हैं। सबसे पहले क्या लिखना, जल्दी बोलो, HTML डॉट एंटी फ्रोजरी टोकन, और उसके बाद HTML डॉट वैलिडेशन समरी, वैलिडेशन समरी। अब तो नहीं पूछोगे क्या चीज है ये, ठीक, क्या किया, ट्रू, मैसेज अपने आप आ रहे थे, पता है, और इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दो, बूटस्ट्रैप,
क्या लिखोगे? Text बोलो hyphen टैक्स हाइफन डेंजर। अभी ये ब्रैकेट आगे पीछे हो गई, क्या करोगे? फॉर्मेट कंट्रोल के कंट्रोल के प्लस डी। अब देखो यही चीजें कल लग रही थी, उन्होंने क्या लिखना शुरू कर दिया। रोज लिखेंगे तो रोज पता चल जाएगा। ठीक। हमेशा अगर जो चीज हम पढ़ते हो रोज यूज होती है, एक बार यूज हो गई फिर चलेंगे आगे तो खुद को फायदा नहीं। क्यों पढ़ी हमने? बिल्कुल कोई चीज पढ़ी है इंप्लीमेंट करने के लिए पढ़ी, बिल्कुल। कोई ऐसे थोड़ी पढ़ ली कि टाइम लगाया फिर पढ़ ले, मेरे बैठे से पढ़ लियो, कहीं ना कहीं यूज होगा। बिल्कुल। ठीक। अब उसके बाद क्या बनाया था याद करो, यहाँ पे डेव और क्लास कौन सी थी? फॉर्म ग्रुप रो। अच्छा ठीक। पहले रो बनाना। और उस रो के अंदर हम फॉर्म ग्रुप बनाते हैं। ठीक। अब यहाँ पे आपको एक चाहिए है हिडन कोड चाहिए है। बिल्कुल। क्यों चाहिए होगा? आईडी के लिए। आईडी। लेकिन अभी नहीं हमें पता। मुझे तो याद आ गया, मैं पहले पढ़ाता रहता हूँ और बैच में, तो जब हमें एरर आएगी फिर याद आएगा, फिर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक। इसलिए अभी नहीं हमें पता क्या हो। आप अपना सिंपल स्टार्ट करो, जो पता है क्या लिखना, फॉर्म आइकन ग्रुप आ गया जी। और इस ग्रुप के अंदर क्या लिखना बोलो? @HTML। ये सारे क्या होते हैं? HTML हेल्पर। कोर में जब काम करेंगे वहां टैग हेल्पर हो। एक HTML लेवल 4 किसका? m.name। बस आ गया। यहाँ पे दूसरा कौन सा है? HTML टेक्स्ट बॉक्स 4 टेक्स्ट बॉक्स 4 किसके लिए? m.name के लिए। लेकिन उसका साइज अपने आप फिट हो जाए पूरा, तो उसके लिए हम बूटस्ट्रैप अप्लाई करेंगे। सीख चुके हैं हम लोग। कौन सी क्लास होती? फॉर्म आइकन कंट्रोल क्लास। और यहाँ पे फॉर्म आइकन कंट्रोल। कंट्रोल। एक चीज याद रख लो, ये फॉर्म ग्रुप जैसे फॉर्म कंट्रोल है, इसका फायदा है कि पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी कंट्रोल लगाएंगे उन सब के ऊपर सेम फॉर्मेट अप्लाई होगा, जो चीजें फॉर्म कंट्रोल में होंगी। ऐसे ही एक एक कॉलम के लिए फॉर्म ग्रुप हम लोगों ने यूज करते हैं। तो एक किस्म से एक कंट्रोल के लिए, एक मॉडल के लिए इन्होंने यूज किया होता है। और सबसे अच्छी बात है, कल को मान लो यही फॉर्म पाइथन में बनाना है, वहां HTML लिख रहे, बस ये HTML हेल्पर नहीं होंगे, क्लासी तो यही होगी ना। फॉर्म कंट्रोल वहां भी मिलेगी, फॉर्म ग्रुप वहां भी मिलेगी, टेक्स्ट प्राइमरी वहीं मिलेंगे, BTN, ये जितनी भी टेबल्स टाइप सारी जो है, आप देखना मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, कल को एंगुलर पढ़ेंगे वहां भी लिखेंगे, कल को रेक्ट पढ़ेंगे वहां भी यही चीज चलेगी। तो ये काफी चीजें जो होती हैं वो 80% से ज्यादा चीजें आपकी वो होती, कोई लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं। बस प्रॉब्लम ये होती है हमने कोई चीज डिटेल में नहीं पढ़ी होती, इसलिए हमें लगता है ये बूटस्ट्रैप दोबारा पढ़नी पड़ेगी, HTML दोबारा, ये कॉमन है सारे। अब उसके बाद एक आपका और आएगा क्या? HTML डॉट वैलिडेशन मैसेज 4। किसका मैसेज आएगा? m.name। और मैसेज वहीं से मॉडल से तो ये एम्प्टी कर दिया और साथ में अप्लाई कर दी बूटस्ट्रैप। तो आपको बताया हुआ HTML हेल्पर पे बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई होता है। टैग्स हाइफन डेंजर। लो जी, इतनी जल्दी आपने ये सीख लिया। ये देखो डिजाइन भी नजर मार लिया। एक तो ये आपका आ गया, ये धीरे धीरे इनको हम ठीक करेंगे। ये अभी इतनी बूटस्ट्रैप हमें आती है, अभी नहीं, आगे कोर में पढ़ेंगे वहां और यूज करेंगे। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे लो, और ये नेम आ भी रहा है, नोटिस किया आपने, अमित कुमार। तो इस तरह से अब क्या पता आप कर ही न लें कहीं, अब इसी फॉर्म ग्रुप को कॉपी पेस्ट करना है, बिल्कुल, और क्या चेंज करना है, नेम की जगह एड्रेस, और ऐसे ही सैलरी, और ऐसे ही ईमेल,
टिक्टो डिजाइन है जो क्रिएट का। तो आपको तो ये गुस्सा आ गया दोबारा कि के सेम ही डिजाइन 2 बार बनाना पड़ा। क्या कोई तरीका है एक बार बना के काम चल जाए? बिल्कुल। उसके लिए नेक्स्ट एप्लीकेशन जो बनाएंगे वहां पे मैं 2 बार नहीं लिखूंगा ये डिजाइन, वहां हम 1 बार ही लिखेंगे, ठीक। बट अभी तो आप लिख लो, अभी तो जो लिख रहे हैं वही समझा दे ये ला सेम फॉर्म ग्रुप, और यहाँ नेम की जगह क्या लिख लो? एड्रेस। यहाँ पे क्या लिख लो? एड्रेस। यहाँ पे क्या लिख लो? एड्रेस। हो गया जी ये भी। और एड्रेस के बाद सेम सैलरी, ठीक, ईमेल, क्या आएगा? सैलरी। जब भी उधर डिजाइन करते हैं इसमें एक फॉर्म ग्रुप डिसाइड करना है, ऐसा बनना है, फिर तो वही चलता है सभी जगह, डिजाइन चेंज थोड़ी करेंगे। ठीक, अभी तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लगा रहे हैं, रेडियो बटन भी लगेंगे, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए, तभी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। लाओ अभी तो आपको सेव अपडेट ही समझ आया मेरे ख्याल से। ये लो नेम, एड्रेस और सैलरी, और इसी तरह से ईमेल। तो नेक्स्ट फिर हम लोग मंडे इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे, बट जितना करवाया बच्चे प्रैक्टिस करके आना, और आप चाहो तो इस बारे को कंप्लीट कर सकते हैं। जो ये कंप्लीट कर लेगा ये समझ लेना उसे जो मैंने आज तक करवाया वो समझा। अब चॉइस आपके पास है, कोशिश करना कर सकते हैं आराम से, तभी मैंने ये शुरू करवा दिया। ठीक।